मोबाइल लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। कुछ लोग मोबाइल चलाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि आसपास उनको कुछ दिखाई ही नहीं देता, जिसकी वजह से वो हादसों का शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के बूंदी से सामने आया है, जहां 18 साल के एक युवक को मोबाइल चलाना इतना भारी पड़ गया कि उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। सांप के काटने से उसकी मौत हो गई। बूंदी शहर के बालचंद पाड़ा के रहने वाला राजकुमार धोबी मोबाइल में इतना खो गया कि पास से निकल रहे सांप का उसको पता ही नहीं चला और मोबाइल चलाते चलाते सांप पर पाँव रख जाने से सांप ने उसके पैर पर 3 बार काट लिया। इससे राजकुमार बेहोश होकर वहीं गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। परिजन ने तत्काल उसको अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं बालचंद पाड़ा चौकी इंचार्ज एएसआई सुनील त्यागी ने जिला अस्पताल पहुंचकर परिजनों से घटना की जानकारी ली और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं इस घटना से पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह एक बार फिर सबको चौंका दिया। बिना कोई तय कार्यक्रम के पीएम मोदी शुक्रवार को अचानक लेह पहुंच गए। लेह पहुंचकर सरप्राइज विजिट करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने चीन और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। पीएम मोदी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी मौजूद है। लेह के निमू में पीएम मोदी ने सेना वायुसेना के अधिकारियों से सीमा विवाद, सैनिकों की तैनाती और निगरानी संबंधी कई जानकारियां ली। करीब 2 महीने से चीन की सीमा पर लद्दाख की गलवान घाटी में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी के 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित निमू में सैनिकों से मिलने का कार्यक्रम है। इसके बाद पीएम मोदी कुछ अन्य लोकेशंस पर भी जा सकते हैं और जमीनी हकीकत का जायजा ले सकते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी भारत चीन हिंसक झड़प में घायल हुए जवानों से भी मुलाकात कर सकते हैं। इससे सैनिकों की हिम्मत बढ़ेगी। साथ ही पाकिस्तान और चीन समेत पूरी दुनिया को ये संदेश जाएगा कि भारतीय सैनिकों के साथ देश के आला कमान के साथ पूरी जनता खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निमू की फॉरवर्ड पोस्ट पर सीनियर अधिकारियों से मिले, साथ ही सैकड़ों जवानों से बातचीत करने का भी कार्यक्रम है। पीएम मोदी के साथ सीडीएस बिपिन रावत के अलावा सेना प्रमुख MM नरवणे भी लेह में मौजूद है। पिछले 2 महीने से चीन के साथ सैन्य और डिप्लोमेटिक स्तर पर कई लेवल की वार्ता हो चुकी है, जिसमें माहौल को शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन इस बातचीत में अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि निमू पोस्ट समुद्री तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक पोस्ट में से एक माना जाता है। लेह में इस समय वायुसेना ने भी अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है। बीच बीच में निगरानी की जाती है। गौरतलब है कि भारत और चीन सीमा पर तनाव बरकरार है। चीन के बदले रुख के बाद भारतीय सेना ने करीब 45,000 से ज्यादा जवानों को पूर्वी लद्दाख सीमा पर तैनात कर दिया है। चीन की तरफ से भी तैनाती बढ़ाई जा रही है। LAC पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह दौरा कई बड़े संदेश देता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को मिले सरकारी बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया है। अब उन्हें 1 अगस्त तक बंगला खाली करना होगा। साधारण शब्दों में कहें तो 35 लोधी एस्टेट वाला बंगला वापस ले लिया गया है। प्रियंका गांधी को SPG सिक्योरिटी मिली हुई थी, इसलिए ये बंगला भी मिला हुआ था। उनकी मिली SPG सिक्योरिटी पहले ही हटाई जा चुकी है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय का कहना है कि अगर प्रियंका गांधी ये बंगला खाली नहीं करती हैं, तो उन्हें अतिरिक्त किराया देना होगा। मालूम हो कि प्रियंका गांधी अभी 37,000 रुपए प्रति महीने का किराया दे रही हैं। फिलहाल इस निर्देश के बाद प्रियंका गांधी के लखनऊ शिफ्ट होने की बात सामने आई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन मीडिया सूत्र कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी लखनऊ के कॉल हाउस में शिफ्ट हो सकती हैं। कॉल हाउस का अभी कुछ दिन पहले ही रंग रोगन भी हुआ है। अब सवाल उठता है कि कॉल हाउस है किसका।
और किस आधार पर प्रियंका गांधी वहां रहने जा रही हैं। आपको बता दें कि लखनऊ के वीवीआईपी इलाके गोखले मार्ग का 23/2 मकान कॉल हाउस कहलाता है, जो कि प्रियंका गांधी की दादी और देश की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल का घर है। शीला कौल पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू के भाई कैलाश नाथ कौल नेहरू की बीवी थी और इसी नाते इंदिरा गांधी की मामी कहलाती थी। शीला कौल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सामाजिक लोकतांत्रिक नेता थी। वो एक राजनेता, कैबिनेट मंत्री और राज्यपाल भी थी। अपने अंतिम वक्त में वो अपनी बेटी के पास आ गई थी, जो कि स्वयं यूपी कैबिनेट में मंत्री रह चुकी हैं। शीला कौल का निधन 13 जून 2015 को 101 वर्ष की आयु में गाजियाबाद में हुआ था। उनके निधन पर राष्ट्रीय शोक रखा गया था। अपने पहले कार्यकाल से ही मोदी सरकार निजीकरण की राह पर है। कई बड़ी सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया गया और कई इस लाइन में हैं। यहाँ तक कि मोदी सरकार देश की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे में भी निजीकरण की ओर कदम बढ़ा चुकी है। सरकार ने इसके लिए 109 जोड़ी ट्रेनों के लिए प्रस्ताव भी मांगा है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार के इस फैसले पर निशाना साधा है। गुरुवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उनसे ये भी छीन रही है। जो छीनना है छीन लीजिए, लेकिन याद रहे देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। बता दें कि मोदी सरकार काफी समय से रेलवे में निजीकरण पर काम कर रही है। फिलहाल देश में 3 जोड़ी निजी ट्रेनें चल रही हैं। अब रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेनें चलाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन मांगा है। सरकार को उम्मीद है कि इससे भारतीय रेलवे में निवेश बढ़ेगा, साथ ही साथ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से कुछ सरकारी संस्थाओं के निजीकरण करने की कोशिश की गई, जिस पर राहुल गांधी अक्सर हमलावर रहे हैं। फिर चाहे वो एयर इंडिया को बेचने की बात हो या अब रेलवे के निजीकरण की। जानकारी के मुताबिक इन ट्रेनों को भारतीय रेलवे के ड्राइवर और गार्ड्स ऑपरेट करेंगे। रेलवे की ये 109 जोड़ी सभी ट्रेनें भारत में ही बनेगी, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी की होगी। उसे इसके पूरे खर्च, खरीद, ऑपरेशन, रखरखाव की जिम्मेदारी उठानी होगी। रेलवे की तरफ से इन ट्रेनों के संचालन के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की सुबह लद्दाख के लेह पहुंचे। बिना किसी पूर्व जानकारी के पीएम मोदी के लेह पहुंचने से हर कोई हैरान था। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को जवानों की हौसला अफजाई की उनकी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने वहां के हालात का जायजा लिया और जवानों को संबोधित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंच गए। पीएम मोदी को अपने बीच पाकर उत्साहित जवानों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। जवानों के जोशीले नारों ने यहाँ की ठंडी हवाओं में गर्माहट भर दी। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। इससे पहले पीएम मोदी लेह एयरपोर्ट से नीमू पहुंचे। ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक गांव है, जिसकी सीमा पाकिस्तान के हिस्से से जुड़ती है। इतनी ऊंचाई पर एक आदमी के लिए सांस लेना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। लेकिन पीएम मोदी ने खुद यहाँ पहुंचकर अपने सैनिकों को बड़ा संदेश दिया है। लेह का दौरा खत्म करने के बाद पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसके बाद वो पीएमओ में एक बड़ी बैठक लेंगे। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सीसीएस के सदस्य मौजूद होंगे। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस। इस बार का स्वतंत्रता दिवस कुछ खास हो सकता है, क्योंकि इस बार देश को कोरोना की महामारी से आजादी दिलाने की सफल शुरुआत हो सकती है। मतलब भारत में दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन लॉन्च हो सकती है।
इसी लक्ष्य के आधार पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने भारत बायोटेक के सहयोग से विकसित होने वाली वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल में तेजी लाने के लिए कहा है। ICMR ने भारत बायोटेक को एक पत्र लिखकर ह्यूमन ट्रायल को फास्ट ट्रैक मोड पर चलाने के लिए कहा है। ICMR ने कहा कि भारत बायोटेक द्वारा कोरोना वैक्सीन के इंसानों पर परीक्षण के परिणाम 15 अगस्त तक जारी किए जा सकते हैं। ICMR ने भारत की अग्रणी वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक, जिसने कोरोना पर प्रभावी वैक्सीन कोवैक्सीन बना ली है। ICMR DG बलराम भार्गव ने स्वदेशी कोरोना वैक्सीन की परीक्षण प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए भारत बायोटेक और मेडिकल कॉलेजों के प्रमुख जांचकर्ताओं को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में लिखा गया है कि मानव परीक्षण की प्रक्रिया 15 अगस्त से पहले पूरी की जाए ताकि 15 अगस्त तक क्लिनिकल ट्रायल के परिणाम लॉन्च किए जा सके। इसके बाद 15 अगस्त को देश में बनी पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। ये वैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी है। कंपनी को ICMR ने 30 जून को ह्यूमन ट्रायल की अनुमति दे दी थी। इस वैक्सीन के ट्रायल को लेकर DGCI ने भी अनुमति दे दी है। कंपनी ने इसे राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान और ICMR के साथ मिलकर तैयार किया है। अगर ये ट्रायल सफल रहा तो भारत के पास कोरोना से जंग के लिए बड़ा हथियार मिल जाएगा। बता दें कि वैक्सीन बनाने वाली एक और कंपनी जाइडस कैडिला ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन जानवरों पर इस्तेमाल के बाद कारगर साबित हुई है। जाइडस कैडिला ने जानवरों पर ट्रायल की रिपोर्ट पहले ही ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को भेज दी थी, जिसका काफी समय तक स्टडी किया गया। फिर DGCI के डॉक्टर VG सोमानी ने वैक्सीन के दूसरे चरण के प्रयोग को मंजूरी दे दी, यानी भारत की 2 कंपनियां कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब हैं।